अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों के सामने सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन से लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन देखना ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिलता जुलता ही रहेगा। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो सबसे पहले इक़्तिबास को हल करेंगे। 15 नंबर का इक़्तिबास और 15 नंबर का पेडागोजी रहता है, आप सब जानते होंगे जो सीटेट की तैयारी करते हैं। तो इक़्तिबास को कैसे हल करेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर इसी में खोजने की कोशिश करेंगे। केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? केले के दरख्त, नारियल के दरख्त, सेब के दरख्त, आम के दरख्त। आप यहाँ से पढ़ेंगे तो यहाँ को आपको समझ में आएगा। केरला के माने नारियल का घर, यानी चारों तरफ नारियल के दरख्त ही देखने को नज़र आते हैं। यहाँ आप टिक करेंगे, इसका आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका सही हो गया। यानी इसको इक़्तिबास में जितना भी टाइम आपका बचेगा आप बचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पेडागोजी में हल करने में दुश्वारी और परेशानी न करना पड़े। केरला का ख़ास त्यौहार कौन सा है? आप यहाँ पढ़ेंगे ख़ास त्यौहार केरला का कौन सा है, आपको यहाँ समझ में आएगा। यानी यहाँ की ज़बान कहते हैं, यहाँ का मशहूर नाच और ऊन यहाँ का ख़ास त्यौहार है ओणम। यहाँ आपका ओणम आंसर नंबर 3 सही हो गया। 122 क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 आपका सही हो गया। 123 का केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है? पहाड़ी है, मैदानी है, पथरीला है, बंजर है। तो आप यहाँ जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा यहाँ का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। आप क्वेश्चन देखते ही आंसर को खोज लेंगे फ़ौरन। 123 का आप हल कर लिए। दोस्तों, चलते हैं आगे। 124 केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं? हाथियों की, टिड्डियों के झुंड, बंदरों के झुंड, हाथियों के झुंड, हिरणों के झुंड। आप देखेंगे क्या चीज़ का यहाँ कहा गया है, उसमें देखेंगे केरला के हरे भरे जंगलों में यानी हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके आगे चलते 125 केरला के जंगलों में और कौन से दरख्त पाए जाते हैं? कौन सा दरख्त पाए जाते हैं? सागवान के शीशम और सागवान के यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कौन सा दरख्त पाए जाते हैं? उन सागवान के दरख्त भी पाए जाते हैं। ये आंसर नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 का 1 सही हो जाएगा। देखते ही आपका क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा। सरहद की जमा क्या है? सरहद की जमा क्या है? सरहद, सराहिद, सरहदो, सराहिद। सरहद की जमा होता है सरहद। आपको ये सब याद रखना है। 102 नंबर आपका ग्रामर या पूछा जाता है। ख़ास का मुतज़ाद क्या है, यानी उल्टा क्या है, विलोम क्या है? आम है, मामूली है, मखसूस है, खासियत है। यानी ख़ास का होता है, आम होता है। ये सब याद आपको रखना होगा थोड़ा बहुत। दोस्तों, रियासत केरला से किन 2 रियासतों की सरहदें मिलती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, चेन्नई, आसाम और मणिपुर, आंध्र प्रदेश और बंगाल। आपको याद रखना है। 128 का क्या क्वेश्चन हल करेंगे? यानी कर्नाटक और तमिलनाडु मिलता जुलता है। रियासत केरला से किन 2 रियासतों की सरहदें मिलती है? आंसर नंबर 1 आपका सही हो गया। यानी जितना भी जल्दी होगा आपको इक़्तिबास को हल करना है, यानी गद्यांश को हल करना है, उतना जल्दी आपका टाइम बचेगा और आप पेडागोजी में टाइम दे सकते हैं। हिदायत, नीचे दी गई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये भी आपका वही है, गद्यांश ही ये भी है। आप इसको पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज 2 जो रखता है वो दोनों ही उसका इक़्तिबास ही आता है, और जो लैंग्वेज 1 रखता है वो उसका एक क्या आता है? एक आता है उसका नज़्म। यहाँ पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बागबानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम बरसता है। बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है। गर्मी के मौसम में ज़मीन सूख जाती है। सूखी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता है। ये आप
पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैसे ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता है, वहाँ आप पढ़ेंगे कैसे ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता है, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी। बंजर ज़मीन पर, यानी आप क्वेश्चन नंबर 129 का सूखी ज़मीन पर, बंजर नहीं होगा, सूखी ज़मीन पर होगा, यहाँ सूखी ज़मीन पर नहीं हो सकता है। 130 का क्वेश्चन यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं, देख लेंगे कैसी ज़मीन। शुरू का सबसे अच्छा मौसम रास्ता, बरसात के मौसम में ज़मीन नम रही, तो गर्मी के मौसम में ज़मीन सूख जाती है। सूखी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रहता है, यानी आपको यहाँ देख लेना है। नहीं भी पढ़ते हैं तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ देख लेना है, उसी के एतबार से चलना है। बागबानी करते वक्त हमेशा क्या रवैया कैसी बनानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनानी चाहिए, बहुत करीब करीब बनानी चाहिए, टेढ़ी बनानी चाहिए, सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। 130 का आंसर नंबर आपका 4 होगा, सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, सीधी और सलीके से बनाना चाहिए। खोजेंगे इसमें कहाँ है, 3, यहाँ देखिए आपको दिख गया, सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। ये आपको फर्स्ट से देखना है और पढ़ना है और मिलाना है दोस्तों, आपका ऐसे ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। बागबानी किस तरह का काम आता है, मेहनत से भरपूर काम, मुश्किल और सख्त काम, आराइश व ज़ैबाइश का काम, सजावट और मीनारी का काम। आप देखेंगे 131 का आंसर नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। मेहनत से भरपूर काम, वहाँ भी आप देख सकते हैं। बागबानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए, बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए, बाग में दवाई छिड़कनी चाहिए, बाग में खाद अच्छी तरह डालनी चाहिए, परिंदों से बचाना चाहिए। 132 का आंसर नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, यानी बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। आंसर नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आप वहाँ जा कर के मिला भी सकते हैं और उसको खोज कर निकाल भी सकते हैं। ख़याल की जमा क्या है, ख़यालात है, ख़यालतें हैं, ख़यालातों हैं, ख़यालातें हैं। आप इसकी जमा याद करेंगे, ख़यालात की जमा क्या होता है। 133 का आंसर नंबर 1 सही होगा, यानी ख़यालात, ख़याल की जमा ख़यालात होते हैं। धूप का मुतज़ाद क्या होता है, ये आपको याद, ये सब रखना है, छोटा मोटा चीज़ें को आपको ज़हन नशी रखना है। धूप का मुतज़ाद क्या होगा, अंधेरा, छाँव, साया, छापा। धूप का मुतज़ाद क्या होगा, यानी उसका विलोम, जिसको विलोम कहा जाता है। धूप का क्या होगा, यानी छाँव का धूप का मुतज़ाद छाँव होगा। 135 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी ज़मीन में किस मौसम में नम रहती है, बहार के मौसम में, बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में, पतझड़ के मौसम, यानी सबसे पहले ऊपर में दिया गया था किस मौसम में नम रहती है, यानी बरसात के मौसम में। आप वहां जाकर देख सकते हैं, यानी टाइम बचाने की वजह से आपको यहां नहीं बताया गया, यानी वहां आप जाके देख सकते हैं। अब पैडागोजी पर चलते हैं। पैडागोजी हल करना बहुत अहम है, यानी अगर आप 15 में से 15 पैडागोजी में 14 या 13 लाते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा बन जाता है, इसलिए आप पैडागोजी में जोड़ देंगे। यानी नीचे दिए गए सवालों को पढ़िए, दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी दर्ज झैल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। यानी इक्तिसाब किसको कहता है, वो उसको कहता है अर्जन को क्या कहता है, इक्तिसाब कहता है। आप याद रखना है, अर्जन को इक्तिसाब कहता है। दर्ज झैल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है, उस्ताद करता है, घर करता है, स्कूल करता है या मीडिया करता है। यानी आप देखेंगे सबसे अहम रोल भाषा अर्जन सीखने के लिए कौन करता है, आप जानते होंगे। यानी भाषा अर्जन करने के लिए घर का माहौल सबसे अच्छा होगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 आपका सही हो गया। अगर आमोजिश यहाँ आता तो आपका दूसरा क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन इक्तिसाब यानी बगैर मेहनत किए हुए जो भाषा सीखी जाती है वो घर के अंदर ही सीखी जाती है। और आमोजिश
अर्जन अधिगम, अधिगम जो प्रयासपूर्ण भाषा है उसको सीखी जाती है। यानी उर्दू पैडागोजी या हिंदी पैडागोजी में 1 से 2 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर साल पूछा ही जाता है दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन, इसीलिए बहुत मायना रखता है। कवायद के वसूलों को याद करना, इस तरीक़ेकार की बुनियाद क्या है? साख्ती तरीक़ा, रास्त तरीक़ा, कवायद का वज़ाहती तरीक़ा, फितरी तरीक़ा। आप इसको जल्दी से हल करेंगे, क्या हो सकता है? 137 का, यानी यहाँ आपका जो है साख्ती तरीक़ा भी नहीं होगा, रास्त तरीक़ा भी नहीं होगा, कवायद का वज़ाहती तरीक़ा या कवायद के उसूलों को याद करना, इस तरीक़ेकार की बुनियाद यही है कवायद का वज़ाहती तरीक़ा। आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ज़बान की आमूजिश में कौन अहमियत नहीं होती है? कोई अहमियत नहीं होती है। ज़बान की आमूजिश में कोई अहमियत नहीं होती है। किसकी अहमियत नहीं होती है? तरतीब की, यानी निगेटिव इसमें खोजना है, खुद एतमादी की, आमूजिशी रवैये की, तर्जमा की, इसमें निगेटिव आपको खोजना है, कौन सा नहीं होगा। ज़बान की आमूजिश में कोई अहमियत नहीं होती है। क्या चीज़ कोई अहमियत नहीं होती है? तरतीब की भी अहमियत होती है, खुद एतमादी इसकी भी अहमियत होती है, लेकिन यहाँ आपका जो 138 का आएगा, यहाँ आंसर नंबर आपका 4 होगा। यानी निगेटिव पूछा था, निगेटिव यही है तर्जमा की, ये नहीं होगा। 139 ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे? बच्चों को लिखने के लिए, आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे? आप बच्चों से उस ज़बान के हरूफ तहजी लिखवाएंगे? ये तो नहीं होगा भाई, बच्चे को हरूफ तहजी लिखाएंगे। बच्चों को अपने ख़यालात कलम बंद करने का मौका फ़राहम करेंगे। बच्चों से पहले याद करने और फिर खुश ख़त अंदाज में इक़्तिबास करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ याद करने का आयत ये तो निगेटिव होगा। बच्चों को तख्त स्याह से हरूफ को लिखने का मौका फ़राहम करेंगे। यानी यहाँ कहा गया है अब बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से आप क्या कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन जो आपका होगा सबसे अहम, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो है यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। बच्चों को अपने ख़यालात यानी अपने जज्बात, अपनी जो चीज़ लिखना कलम बंद करने का मौका दिया जाए, फ़राहम दिया जाए, ये क्वेश्चन आपका सही होगा। निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड के ज़रिए भी आप इसको खोज सकते हैं। बच्चे इसमें सक्रिय हैं। 140 क्वेश्चन को हल करेंगे। बच्चों के लिए तदरीसी आमूजिशी मवाद यानी शिक्षण सामग्री TLM के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है? उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, उसे सिर्फ़ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए, उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाली चाहिए। यानी TLM जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो आपका क्या हो सकता है? उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन जो यहाँ होगा कौन सा सही हो सकता है, आप ज़रा बताएंगे। उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। यानी आंसर नंबर 140 का आंसर नंबर 4 हो गया आपका। 141 ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज़ सूतियों मतलब आवाज़, सूतन मतलब क्या होता है? आवाज़। आप याद रखेंगे। अदायगी में परेशानी होती है, आवाज़ में परेशानी होती है। तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मुअस्सर हुक्मत अमली क्या होगी? इंसानी मुँह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सूतियों के हामिल अदायगी के नुक्तों को पेश करना चाहिए। ये तो नहीं होगा, ख़ास आ गया, ये सब ख़ास तास होने वाला नहीं है। 141 उसे हम काफ़िया लफ्ज़ और पूरे लफ्ज़ में सूतिया की तख्लीक और शनाख्त जैसी जोड़ सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। मतन को आवाज़ बुलंद पढ़ना और सूतियों को नुमाया करके उसके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। तलबा को मश्क दी जाए ताकि उसे बार बार दोहरा कर अपनी परेशानी पर काबू पा सके। यानी आंसर 4 आपका ये तो नेगेटिव ही हो गया।
अब देखते हैं 141 में कौन सा सही होगा, छोटा कर देते हैं, उसके बाद आप देखिए बताइए। 3 क्वेश्चन, एक तो आपका निगेटिव ही हो गया, आपका 141 का क्या होगा। आंसर नंबर 2 आपका यहाँ सही बैठ रहा है, यानी उसे हम काफिया, लफ्ज़ और पूरे लफ्ज़ में सूतियों की तख्लीक, शनाख्त जैसे जोड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरी जमात के तलबा को बात सूत यानी परेशानी में आवाज़ में परेशानी हो रही है तो उसे क्या करेंगे, कम से कम जोड़वा आवाज़ में, यानी जैसे रोना, सोना, इस तरीके का अगर मिला जुला हुआ वर्ड है उसे हम काफ़िया, लफ्ज़ और पूरे लफ्ज़ में सूतिया की तख्लीक, शनाख्त जैसी जोड़ और सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करवाना चाहिए। जो कठिन लफ्ज़ है उसको कम से कम हमको इसका इस्तेमाल करवाना चाहिए। 142 तदरीस के किस तरीक़े में पहले क़वाइद के उसूल पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। ये तो क्वेश्चन एकदम इजी है, आप फ़ौरन बता सकते हैं। 142 का यानी इसको कहा जाता है इस्तिखराजी तरीक़ा, और इसको क्या कहा जाता है, निगमन विधि। पहले निगमन विधि, इस्तिखराजी तरीक़ा को क्या कहा जाता है, निगमन। पहले क़वाइद के उसूल फिर तवज्जो दी जाती है, यानी कहा गया पहले नियम बताया जाता है उसके बाद उसूल, यानी तदरीस के किस तरीक़े में पहले क़वाइद के उसूल फिर तवज्जो दी जाती है, यानी आपका आंसर नंबर 2 सही होगा, यानी इस्तिखराजी तरीक़ा जिसको निगमन कहा जाता है। 143 क्वेश्चन को आप हल करेंगे। आमुज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है, यानी सिखाने वाला मुअल्लिम किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है, हासिल कराता है, यानी सीखने वाला या सिखाने वाला। फितरी ताअम्मुलाती माहौल में ज़बान को बरत कर, ज़बान की साख्त का तज्ज़िया करके, ज़बान के अदब का मुताला करके, ज़बान के बोलने वाली की सक़ाफ़त का मुताला करके। 143 में आप बताएंगे क्या होगा, यानी आमुज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है, सीखना किस तरीक़े से हो सकता है, हासिल कर सकता है। फितरी ताअम्मुल यानी फितरी सामाजिक माहौल में ज़बान को बरत करके, ये आपका सही होगा, यानी फितरी माहौल में ज़बान को ज़्यादा हासिल किया जाता है, इक्तिसाब किया जाता है। यहाँ अर्जन आ गया तो आपको क्वेश्चन में समझना है, ये क्वेश्चन 100 नंबर हर साल पूछा जाता है भाई, आप इसको देखते रहें। दर्ज झैल में से कौन लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल है। लतीफ़ का मतलब होता है उम्दा। नंबर 1 चढ़ना, नंबर 2 उछलना, नंबर 3 लिखना, नंबर 4 पढ़ना, यानी उम्दा हर की महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल है। कौन हो सकता है, ये सब आपका चढ़ना, उछलना, कूदना, पढ़ना, ये सब आपका नहीं होगा। आपका 144 का आंसर नंबर 3 आपका करेक्ट हो रहा है, यानी लिखना आपका सही हो जाएगा। चढ़ना, पढ़ना, उछलना, कूदना ये सब थोड़ा अलग टाइप का है, ये सब ऊपर वाले पद की है, लेकिन ये लिखना जो है ये आपका एकदम राइट हो जाएगा। 145 वस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लास रूम में कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है, यानी कसीर लिसानियत यानी कसीर ज़बान, यानी ज़्यादा ज़बान को फ़रोग़ देता है। एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंची तक जा सकती है। सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखें। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। क्या तुम ख़त लिख चुके हो, यानी जहाँ भी आपको अपनी ज़बान या अपनी बच्चा शकीर मिलता है आपको वो क्वेश्चन टिक करना है, यानी सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में जो लिख रही है, यानी अगर वो कन्नड़ा का है या तेलुगु का है, जो भी ये है वो अपनी ज़बान में बेहतरीन से लिख सकता है, वजाहत भी कर सकता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 सही हो जाएगा। 146 इब्तदाई दर्जात में नज़्मों को पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए। इब्तदाई दर्जात में नज़्मों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यानी कविता को क्यों पढ़ाना चाहिए। आमुज़गारों को हदफ़ ज़बान
बोलने का मौका फराहम करती है, आमोज़गारों को नज़्म ज़ब्त में रखती है, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। आमोज़गारों को अदब ज़बान के क़वाइद की आमोज़िश में मुआविन होती है, यानी क़वाइद वाइद ये सब आपको निगेटिव ही है। मुश्किल अल्फाज की वजाहत और भरपूर जुमला साजी में आमोज़गारों की मदद करती है। यानी आपको यहाँ जो देखा जाता है इब्तदाई दर्जों में इब्तदाई दर्जात में नज़्मों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आमोज़गारों को हदफ़ ज़बान बोलने का मौका फराहम करती है। ये क्वेश्चन आपका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। 147 एक उस्ताद ने क्लास रूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फ़ैसला किया। उसने इस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खौज़ की सरगर्मियों कामों का मनसूबा बनाया, जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मुबाहसा के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात, यानी तफ्तीशी सवालात किया, छानबीन वाला। इस तरह की तैयारियाँ क्या होती है? सुनने से पहले की सरगर्मियाँ, सुनने के दरमियान की सरगर्मियाँ, सुनने के बाद की सरगर्मियाँ, सुनने की सरगर्मियों की तौसी और इत्तिबा। आप ही पहले ही इसको समझ लेंगे। यानी कहा जा रहा है एक उस्ताद ने क्लास रूम में सुनने की सरगर्मियों को अंजाम देने का फ़ैसला किया, यानी सुनने का अंजाम फ़ैसला दे। उसने इस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खौज़ की सरगर्मियाँ कामों का मनसूबा, यानी मनसूबा बनाया, जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस मुबाहसा के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात, छानबीन करने का सवाल दो, यानी सुनने से पहले की सरगर्मियाँ है। आंसर नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आप देखेंगे 148 दर्ज झैल में से कौन ज़बान की क्लास में तस्वीर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है? यानी यहाँ कहा जा रहा है निगेटिव कौन है? ये बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे का मौका फराहम करता है, बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है। ये बच्चों को ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीत का मौका फराहम करता है, बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फराहम करता है। दर्ज झैल में कौन ज़बान की क्लास में तस्वीर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है? यानी यहाँ आप देखेंगे बच्चों को सुनने की महारत, यानी सुनना यहाँ आ गया, तस्वीर में कहाँ सुनना आता है, यह आपको निगेटिव आ गया। यही क्वेश्चन सही होगा, जो निगेटिव था यही आपका क्वेश्चन सही हो गया। यही क्वेश्चन आपका सही हो गया। 139 यहाँ तक कि इब्तदाई ख़वानदगी की सतह पर क्या शुमार होना चाहिए? ख़वानदगी होता है, पढ़ने को ख़वानदगी कहा जाता है, यानी पढ़ने को हरूफ बनाना, ये तो लिखने में आ गया, लफ्ज़ों को लिखना, जुमले बनाना, ड्राइंग, ये आपको जो यहाँ तक इब्तदाई यानी प्राथमिक में कहा जाता है, जो आपका ड्राइविंग आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एकदम इजी था। दर्ज झैल में से कौन आमोज़गारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम होता है? यानी मूल्यांकन जिसको कहा जाता है, सबसे अहम क्या होता है? चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, यानी पोर्टफोलियो। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। 150 का आंसर नंबर 3 आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें।